जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक कर लिया था और इस वीडियो में हमें क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करना है। अगर आपने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी जाकर आप देख सकते हैं। काफ़ी हेल्प आपको यहाँ से मिलने वाली है। ठीक है। M2R5 के ये क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं। और अगर आपने 100 क्वेश्चनों की जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चनों की एक वीडियो बनाई है, उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा। वहाँ से आपको जो ओ लेवल में फर्स्ट पार्ट होता है दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप का, वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। काफ़ी क्वेश्चन आपको वहाँ से सेम टू सेम देखने को मिलेंगे और आपको वहाँ से बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो उसको भी आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ होस्टिंग। होस्टिंग के जो प्रकार है उसमें अंतर क्या है, वही आपसे यहाँ पर पूछा है। और ये ओ लेवल एग्जाम में बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। अगर आपके पास वीडियो देखने का समय नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जब आपको समय मिले आप उसको पढ़ सकते हैं भाई। ठीक है, जैसा आप चाहें ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो होस्टिंग के यहाँ पे आपसे प्रकार पूछे हैं, वो वेब होस्टिंग या होस्टिंग के कितने प्रकार होते हैं। वेब का उपयोग करके अपनी फाइलों को अपलोड करने और शेयर करने के लिए विभिन्न प्रकार की होस्टिंग प्रदान की जाती है। कौन कौन से इसके प्रकार है वो अब हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो है हमारा शेयर्ड होस्टिंग, वीपीएस होस्टिंग, डेडिकेटेड होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग और पांचवा है वर्डप्रेस होस्टिंग। एक एक करके अब इसको हम समझते हैं कि इसमें अंतर क्या है। सबसे पहला जो है हमारा शेयर्ड होस्टिंग का उपयोग ज़्यादातर छोटी कंपनियों की वेबसाइट और ब्लॉग में किया जाता है। यह एक आम प्रकार की होस्टिंग है। इसमें कई वेबसाइट एक ही सर्वर पर होस्ट होती हैं और वह सर्वर अपनी रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है भाई, स्टोरेज और भी अन्य रिसोर्स को सभी वेबसाइट में शेयर करता है। उसी को हम शेयर होस्टिंग बोलते हैं। ठीक है। दूसरा है हमारा वीपीएस होस्टिंग। वीपीएस होस्टिंग का पूरा नाम वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होस्टिंग है। यह होस्टिंग शेयर्ड होस्टिंग की तुलना में ज़्यादा विश्वसनीय और स्थिर है। इसमें भी अन्य यूज़र के साथ सर्वर शेयर किया जाता है, लेकिन इस सर्वर का वेब होस्ट सभी को सेपरेट पार्टीशन देता है। क्या देता है भाई? सेपरेट पार्टीशन देता है, जिसे वर्चुअल सर्वर कहा जाता है। उसके बाद है जिससे आपके पास खुद का सर्वर स्थान, कंप्यूटर पावर और मेमोरी रिजर्व होती है। जिन वेबसाइट पर ज़्यादा ट्रैफिक आने की संभावना होती है उनके लिए ज़्यादा उपयोग होती है और अन्य वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ने से आपकी वेबसाइट की प्रेफरेंस में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। उसके बाद तीसरा है डेडिकेटेड होस्टिंग। डेडिकेटेड होस्टिंग में वेबसाइट के मालिक का सर्वर पर पूरा कंट्रोल रहता है। इसमें वेबसाइट के ओनर को खुद के तरीके से मैनेज करने की फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान की जाती है। वह अपने अनुसार पूरी होस्टिंग के वातावरण को सेट कर सकते हैं, क्योंकि इसके सभी संसाधन जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर कंपोनेंट्स और मेमोरी आदि वेबसाइट ओनर के कंट्रोल में रहते हैं। इस कारण यह तेजी से कार्य करने के साथ उच्च सुरक्षा प्रदान करता है। इसकी कीमत ज़्यादा होती है। ज़्यादातर इसका उपयोग बड़े ऑनलाइन बिजनेस और हैवी ट्रैफिक के लिए किया जाता है भाई। ठीक है, उसको हम बोलते हैं डेडिकेटेड होस्टिंग। उसके बाद है क्लाउड होस्टिंग। क्लाउड होस्टिंग बहुत पॉपुलर होस्टिंग है। यह आज के समय में सबसे ज़्यादा उपयोग की जाने वाली होस्टिंग है। यह होस्टिंग वीपीएस होस्टिंग के समान होती है। इसमें भी वर्चुअल मशीन का उपयोग किया जाता है। क्लाउड होस्टिंग में आपका होस्ट सर्वर का सेट प्रदान करता है, जिसमें कई फाइल्स और रिसोर्स को दोहराया जाता है। यदि क्लाउड सर्वर में कोई एक सर्वर व्यस्त हो यानी बिजी हो या सर्वर में कोई समस्या है तो आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक ऑटोमेटिकली किसी दूसरे सर्वर पर चला जाएगा। यह आपकी आवश्यकता के आधार पर संसाधनों को प्रदान करते हैं। इसलिए आपको इसमें उतने ही संसाधन का भुगतान करना पड़ता है जितना आप उपयोग करते हैं, ना कि पूरे संसाधनों के लिए। इसे डेडिकेटेड होस्टिंग की तरह मेंशन तो नहीं कर सकते, लेकिन आप इसकी मेमोरी और संसाधनों को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यह होस्टिंग दूसरे होस्टिंग के मुकाबले सबसे ज़्यादा सुरक्षित है यानी सिक्योर है। ठीक है भाई। उसके बाद पांचवा है वर्डप्रेस होस्टिंग। वर्डप्रेस होस्टिंग को वर्डप्रेस पर साइट बनाने वाले लोगों के लिए बनाया गया है। इसमें साइट का निर्माण करना बहुत आसान है। इसके लिए किसी कोडिंग का ज्ञान होने की ज़रूरत नहीं है। यह एक प्रकार से शेयर्ड होस्टिंग की तरह है। इसमें सर्वर विशेष रूप से कॉन्फ़िगर किया जाता है, जिससे साइट बहुत तेज़ी से लोड होती है और कम समय के साथ
चलती है, कम समस्या के साथ चलती है। वर्डप्रेस की सबसे खास विशेषता यह है कि इसमें पहले से बनी थीम्स, ड्रैग एंड ड्रॉप पेज बिल्डर और स्पेसिफिक डेवलपर टूल्स इसमें होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, डिफरेंट बिटवीन HTML एंड HTTP। ये भी भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। HTML और HTTP में क्या अंतर है, इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है भाई। HTML और HTTP दोनों की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो चलिए समझ लेते हैं इसमें अंतर क्या है। HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है और HTTP का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, और आपको एग्जाम में दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट लिखना है जिस तरीके से यहाँ पे लिखा है। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, जबकि HTTP क्या है, एक प्रोटोकॉल है। ठीक है भाई, HTML क्या है, एक मार्कअप लैंग्वेज, और HTTP एक प्रोटोकॉल है। तीसरा पॉइंट है हमारा, HTML का प्रयोग वेब पेज को बनाने में किया जाता है, जबकि HTTP का प्रयोग उन पेजेस को सर्वर से लाके ब्राउजर पर डिस्प्ले कराना होता है। HTML कई प्रकार के टैग्स को रखता है, जबकि HTTP सेट ऑफ रूल्स को रखता है, यानी नियमों का एक क्या है, समूह है। प्रोटोकॉल क्या होता है भाई, नियमों का एक सेट होता है, नियमों का एक समूह होता है। पॉइंट हमारा पांचवा है, HTTP वर्ल्ड वाइड वेब के लिए डाटा कम्युनिकेशन का एक साधन है, जबकि HTML वेब पेज को बनाने और उन्हें डिजाइन करने के लिए काम आता है। ये इनमें अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, व्हाट इज द HTML। HTML क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय टैग्स, और टैग्स से आप क्या समझते हैं, टैग्स का क्या मतलब है, ये आपसे पूछा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज का उपयोग करके वेब पेज के फ्रंट एंड भाग को डिजाइन किया जाता है। HTML हाइपर टेक्स्ट और मार्कअप लैंग्वेज का कम्युनिकेशन है। हाइपर टेक्स्ट वेब पेज के बीच की कड़ी को डिफाइन करता है। मार्कअप लैंग्वेज का उपयोग टैग के भीतर टेक्स्ट कम्युनिकेशन को डिफाइन करने के लिए किया जाता है, जो वेब पेजेस के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। ठीक है। HTML टैग्स क्या है, ये अब आप समझ लीजिए। टैग्स दोस्तों क्या होते हैं, बताओ टैग्स क्या होते हैं। ये एक तरीके क्या होता है, कीज होती है। HTML टैग एक साधारण शब्द या अक्षर होता है जो एंगल ब्रैकेट से घिरा होता है। इस प्रकार एक साधारण शब्द, अक्षर और एंगुलर ब्रैकेट से एक HTML टैग का निर्माण होता है। ठीक है। कुछ एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैंने ये टैग लिखे हैं, आप इनको देख के समझ सकते हैं। कोई भी टैग हो उसको क्लोज भी करना होता है। कुछ टैग्स होते हैं जिनको क्लोज नहीं करना होता है, लेकिन सभी टैग्स जो होते हैं कुछ को छोड़ के उनको क्लोज करना जरूरी होता है। जैसे यहाँ पे P लिखा है, पैराग्राफ टेक्स्ट, तो इसको यहाँ पे क्लोज भी किया है, आप देख सकते हैं इससे। ठीक है। तो MCQ में पूछ सकता है कि किस टैग्स को क्लोज नहीं करना होता। तो एक तो दोस्तों ब्रैकेट होता है, ब्रेक टैग जो होता है उसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो कुछ टैग होते हैं, उसके लिए मैं आपको बाद में बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे देखिए, डिफरेंस बिटवीन स्टेटलेस प्रोटोकॉल एंड स्टेटफुल प्रोटोकॉल। इनमें क्या अंतर है, स्टेटलेस प्रोटोकॉल और स्टेटफुल प्रोटोकॉल में क्या अंतर है। स्टेटलेस प्रोटोकॉल स्टेटफुल प्रोटोकॉल से अलग है, जिस तरह से अनुरोधों के बारे में जानकारी बनाए रखी जाती है। HTTP एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। कौन सा है भाई HTTP, अगर पूछे MCQ में कि क्या है HTTP एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, ट्रू फॉल्स में पूछ सकता है, तो ट्रू करना है आपको। MCQ में पूछ सकता है, कहीं भी पूछ सकता है। तो HTTP एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। स्टेटलेस प्रोटोकॉल हल्के होते हैं क्योंकि उनका उपयोग करने वाले सर्वर पूर्ण लेन देन और प्रतिक्रियाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं रखते हैं। जब कोई क्लाइंट किसी स्टेटलेस प्रोटोकॉल को चलाने वाले सर्वर से कम्युनिकेशन तोड़ता है, तो किसी भी डाटा को साफ या लॉगिन नहीं करना पड़ता। ठीक है भाई, क्या नहीं करना पड़ता, लॉगिन नहीं करना पड़ता है। स्टेट की जानकारी पर नज़र नहीं रखने से सर्वर पर काम ओवरहीट होता है, इसलिए यह आमतौर पर तेज़ी से लेन देन को संभाल सकता है। उसके बाद है HTTP के साथ आप फुल मोशन वीडियो सीक्वेंस, स्टीरियो साउंड ट्रैक्स, हाई रिसोल्यूशन इमेज और किसी अन्य प्रकार के मीडिया को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यह संभव बनाने वाला मानक MIME, यानी इसकी फुल फॉर्म क्या है, मल्टीपल्स इंटरनेट मेल एक्सटेंशन है। HTTP MIME का उपयोग इंटरनेट पर स्थानांतरित किए जा रहे ट्रांसफ़र किए जा रहे ऑब्जेक्ट के प्रकार की पहचान करने के लिए करता है भाई। ठीक है। ऑब्जेक्ट प्रकार एक हेडर फील्ड में पहचाने जाते हैं जो ऑब्जेक्ट के वास्तविक डाटा से पहले आता है। HTTP में यह हेडर फील्ड कंटेंट है। हेडर फील्ड में ऑब्जेक्ट के प्रकार की पहचान करके ऑब्जेक्ट प्राप्त करने वाला क्लाइंट इसे उचित रूप से संभाल सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, डिफरेंस बिटवीन
कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। इसमें क्या अंतर है भाई, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। देखिए भाई क्या अंतर है। एक कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल के साथ आपको केवल सुनना है और आप देखते रहिए मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ भाई, ठीक है। मैं इधर से लाइन बाई लाइन में पढ़ रहा हूँ, आपको यहीं पे फोकस करना है। एक कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल के साथ क्लाइंट सर्वर से जुड़े हैं, एक अनुरोध करते हैं, एक प्रतिक्रिया प्राप्त करते हैं और फिर डिसकनेक्ट कर देते हैं इंटरनेट के लिए। HTTP एक कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल है, ठीक है। क्या है, कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल होता है। एक कनेक्शन उन्मुख प्रोटोकॉल, कनेक्शन उन्मुख का मतलब होता है कनेक्शन लेस। कनेक्शन उन्मुख प्रोटोकॉल के साथ क्लाइंट सर्वर से जुड़ते हैं, एक अनुरोध करते हैं, एक प्रतिक्रिया प्राप्त करते हैं और फिर भविष्य के अनुरोधों को संभालने के लिए कनेक्शन बनाए रखते हैं। एक कनेक्शन उन्मुख प्रोटोकॉल का उदाहरण फाइल स्थानांतरण प्रोटोकॉल यानी FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, FTP है। जब हम FTP सर्वर से जुड़ते हैं तो फाइल डाउनलोड करने के बाद कनेक्शन खुला रहता है, ठीक है भाई। इस कनेक्शन का रखरखाव, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस कनेक्शन का रखरखाव सिस्टम संसाधनों की खपत करता है। बहुत सारे खुले कनेक्शन वाला सर्वर जल्दी से ओवरलोड हो जाता है और कई FTP सर्वरों को एक बार में केवल 250 खुले कनेक्शनों की अनुमति देने के लिए कॉन्फ़िगर किया गया है। इसलिए केवल 250 उपयोगकर्ता एक बार में FTP सर्वर तक पहुंच सकते हैं। कितने पहुंच सकते हैं भाई, 205। अगर पूछे कि कितने FTP का उपयोग कर सकते हैं, कितने यूज़र, तो 250। कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल कनेक्शन उन्मुख प्रोटोकॉल से भिन्न होते हैं, ठीक है। जिस तरह से अनुरोधों और प्रतिक्रियाओं के अनुरोधों को नियंत्रित किया जाता है। उसके बाद है HTTP एक कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल है। जब क्लाइंट HTTP सर्वर से कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल से जुड़ते हैं तो वे अनुरोध करते हैं कि लेन देन समाप्त होने के बाद उपयोग किया जाए। नतीजतन कम प्रणाली ओवरहेड के साथ। कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल की कमी यह है कि जब एक ही ग्राहक अधिक डेटा का अनुरोध करता है तो कनेक्शन फिर से स्थापित किया जाना चाहिए। वेब उपयोगकर्ताओं के लिए इसका मतलब है कि जब भी वे अधिक जानकारी का अनुरोध करते हैं तो देरी होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज़ WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। ये क्या है। वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट का वह हिस्सा है जिसमें वेबसाइट और वेब पेज शामिल हैं। इसका आविष्कार 1979 में टिम बर्नर्स-ली ने सर्न जेनेवा स्विट्जरलैंड में किया था भाई, ठीक है। कब किया था, 1989 में किया था, और उसमें जेनेवा में। यह मूल रूप से इंटरनेट सर्वर का एक सिस्टम है जो विशेष रूप से फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट सपोर्ट करता है। किसको सपोर्ट करता है, फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट को सपोर्ट करता है। इसमें डॉक्यूमेंट को एक मार्कअप लैंग्वेज में फॉर्मेट किया जाता है जिसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी HTML कहा जाता है, जो दूसरे डॉक्यूमेंट के लिंक्स के साथ साथ ग्राफिक्स, ऑडियो और वीडियो फाइल को सपोर्ट करता है। WWW मूल रूप से दुनिया भर में वितरित लाखों सर्वर वाला एक लार्ज क्लाइंट सर्वर सिस्टम है। WWW को वर्ल्ड 3 या वेब भी बोला जाता है। अगर आपके एग्जाम में आता है W3 तो यानी वर्ल्ड वाइड वेब है इसका मतलब, ठीक है भाई, कंफ्यूज मत होना। यह एक इंफॉर्मेशन स्पेस है। यहाँ पर HTML डॉक्यूमेंट और वेब रिसोर्स को यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी URL के जरिए आइडेंटिफाई किया जाता है। यहाँ HTML डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक के जरिए आपस में जुड़े रहते हैं। इन वेब डॉक्यूमेंट को हम इंटरनेट के जरिए एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूरा होता है। व्हाट आर एप्लेट, 2021 में जो क्वेश्चन पेपर हुआ था ओ लेवल का M2R5 का, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि एप्लेट्स क्या होते हैं। तो एप्लेट्स एक जावा प्रोग्राम होता है जो ब्राउज़र में रन होता है। यह एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो HTML के साथ काम कर सकते हैं। इसे HTML कोड में ही इंक्लूड कर लिया जाता है भाई, ठीक है। HTML पेज में जावा प्रोग्राम लोड करें कैसे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जावा प्रोग्राम की फ़ाइल और HTML प्रोग्राम की फ़ाइल अलग अलग होती हैं। HTML में जावा प्रोग्राम को लोड करने के लिए आप एप्लेट टैग का प्रयोग करते हैं। जब कोई भी यूज़र इस HTML पेज को ब्राउज़र पर देखता है तो HTML के साथ जावा प्रोग्राम भी लोड हो जाता है, लेकिन इसके लिए आपको एप्लेट यानी जावा प्रोग्राम को और HTML फाइल को एक सर्वर पर सेव करना पड़ता है। जावा एप्लेट क्लास का विस्तार। एप्लेट ऐसा जावा प्रोग्राम होता है जो एप्लेट क्लास का विस्तार करता है और एप्लेट प्रोग्राम को डॉट क्लास एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है। जब कोई उपयोगकर्ता ब्राउज़र में एप्लेट को देखता है तो एप्लेट का कोड यूज़र की मशीन में डाउनलोड हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, एक अच्छी तरह से तैयार किया गया XML दस्तावेज क्या है विकास के लिए।
XML का उपयोग क्यों किया जाता है, ये भी 2021 में जो एग्जाम हुआ था वो लेवल का M2R5 का उसमें आया हुआ क्वेश्चन है भाई, सेम टू सेम इस तरीके से पूछा था। तो XML एक मार्कअप लैंग्वेज है। XML को W3C यानी वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम ने डेवलप किया था। XML की लिमिटेशन को पूरी करता है। XML इसकी फुल फॉर्म क्या होती है XML की? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछ लिए कि XML का पूर्ण रूप क्या है, तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म होती है। XML डाटा को स्टोर और ऑर्गेनाइज करने के लिए उपयोग की जाती है। सही सिंटैक्स वाले XML दस्तावेज को वेल फॉर्मेट कहा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, क्या कहा जाता है? वेल फॉर्मेट कहा जाता है। डेवलपर्स निम्नलिखित उद्देश्य के लिए XML फाइलों का उपयोग करते हैं। पहला पॉइंट इसमें है हमारा, कुछ एप्लीकेशन के लिए डेटा संग्रहित करना, जैसे मेनू डाटा या कुछ कॉम्बो बॉक्स के लिए। दूसरा, डेटाबेस संचालित वेबसाइटों को विकसित करने के लिए। और तीसरा, छवि गैलरी में एप्लीकेशन छवियों के नाम और स्थान को संग्रहित यानी स्टोर करने के लिए डेटा फाइल XML के रूप में काम कर सकता है। फोर्थ है हमारा, शॉपिंग एप्लीकेशन के लिए इसका उपयोग उत्पाद विवरण संग्रहित करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पे आप देखिए, XML में नेस्टेड एलिमेंट क्या है और XQuery क्या है। XML में नेस्टेड तत्वों का अर्थ है तत्व के भीतर तत्व। ठीक है भाई, संरचना उस मूल तत्व से शुरू होती है जो उसके अनुसार एक और तत्व होता है। जब जड़ तत्व सबसे, यहाँ पे जब होगा भाई, जब तत्व सबसे भारी तत्व है जड़ तत्व। मूल तत्व के अंदर उल्लिखित अन्य सभी तत्वों में आंतरिक तत्व हो सकते हैं। XQuery XML दस्तावेजों या किसी भी डेटा स्रोत से डेटा निकालने और हेरफेर करने का साधन प्रदान करता है, जिसे XML के रूप में देखा जा सकता है, जैसे रिलेशनल डेटाबेस या कार्यालय दस्तावेज। XQuery में XML दस्तावेज के विशिष्ट भागों को संबोधित करने के लिए XPath एक्सप्रेशन सिंटैक्स का सुपरसेट है। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट से आप क्या समझते हैं, 24 क्वेश्चन, और जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बनाने के तरीकों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है भाई आज का। जावास्क्रिप्ट में थोड़ा जूम इसको हम कर लेते हैं। जावास्क्रिप्ट में लगभग सभी एलिमेंट्स ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। ऑब्जेक्ट किसी स्पेशल टाइप के डाटा या वेरिएबल होते हैं जिसकी प्रॉपर्टी और मेथड होती है। जावास्क्रिप्ट में हम जो भी इंसर्ट करते हैं, जैसे एरिया, फंक्शन, डाटा, मैथ आदि, सभी ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। हम हमेशा जावास्क्रिप्ट के स्क्रिप्टिंग करते समय ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते ही हैं। उसके बाद है, साधारण अर्थों में जावास्क्रिप्ट में सब कुछ ऑब्जेक्ट होता है। एक ऑब्जेक्ट कुछ प्रॉपर्टीज़ और मेथड को एक जगह बाइंड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स किसी सिंगल एंटिटी को, एक मिनट रुके दोस्तों, क्या हुआ कारण इसको, ठीक है, रिप्रेजेंट करती है। जावास्क्रिप्ट आपको बुलेट इन ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करती है, जैसे कि जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है। आप कोई भी स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट करके उसे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ और मेथड प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये आपके हो गए दोस्तों कितने क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन आपके हो गए। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को आप दोस्तों याद कर लीजिए, रट लीजिए, एग्जाम में यहाँ से आपको बहुत से सेम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे भाई। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने आपको बताया भी, अगर आपके पास पढ़ने का समय नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प यहाँ से मिलने वाली है। और जो 100 क्वेश्चनों की दोस्तों ऑब्जेक्टिव की क्वेश्चनों की वीडियो बनी है उसको ज़रूर देखिएगा। वहाँ से आपको फर्स्ट पार्ट जो लेवल का होता है उसमें आपको पता है 40 में से 20 नंबर लाना कंपलसरी होता है, अदरवाइज़ आप फेल हो जाते हो। अगर 19 भी है तो फेल हो जाते हो, इसलिए पहले पार्ट पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, पहले पार्ट को आपको ज़्यादा टाइम देना है। ठीक है, कहने का मतलब ये है 20 से ज़्यादा ही नंबर आपको लाने हैं, जब भी आप पास हो पाओगे, तभी आपकी सेकंड कॉपी जिसमें आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन लिखते हो वो चेक होती है। ठीक है भाई, तो सभी बच्चे जो भी वीडियो देख रहे हैं भाई लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए इसी तरीके से मेहनत करते रहें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।